नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी रणछोड़ अमेरिका, तालिबान हारेगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्टूडियो में मैं और डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी साथ में मौजूद हैं, जो मिलकर शो को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सवाल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय पैनल होगा, उन सवालों के जवाब आज इस शो में आपको मिलेंगे। अब खबर यह है कि अफगान में जारी संकट कम नहीं हो रहा है। तालिबान के खिलाफ अफगान के इलाकों में आवाज अभी भी बुलंद है। कोनार, जलालाबाद और खोस्ट में तालिबानी पकड़ खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं बगलान भी अफगानिस्तान के कब्जे में है। उधर तालिबान के दो सुप्रीमो मुल्ला बरादर और अखुंदजादा में भी टकराव की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। यानी कि तालिबान में अब आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है। तालिबान दो फाड़, और इन सब के बीच अमेरिका ने फिर बयान जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकी बड़ा खतरा इस वक्त बने हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यह सवाल भी है, क्या अमेरिका को एक बार फिर 9/11 जैसा खतरा महसूस हो रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका बिगड़े हालात के बीच से अपनी सेना को क्यों हटा रहा है? ये चार तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर, इस बीच तालिबान को बड़ा झटका लगा है और अमरुल्लाह साले के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद करवा लिया है। बड़ी खबर, बड़ी बात इसमें यह भी है कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं बनी है। नॉर्दर्न अलायंस ने पलटवार भी कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि पंजशीर के पास बागलान सूबे के बानू और पोले हिसार और ढेसाले जिलों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया है और यहां तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। तालिबान की लड़ाकों को हराया है। इन तीनों जिलों पर अब नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो गया है और यह लड़ाई खैर मोहम्मद अंद्राबी के नेतृत्व में लड़ी गई। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी अस्वाका का दावा है कि इन 3 जिलों में हुई लड़ाई में तालिबान के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं और यहां तालिबान का झंडा उतारकर एक बार फिर अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा दिया गया है। नॉर्दर्न अलायंस के इन 3 जिलों में जीत हुई है। लड़ाई में 60 से ज्यादा तालिबान मारे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो हालात बने हुए हैं संजीव, क्या इनको देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये तालिबानियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें कि झंडे लगाए जा रहे हैं। अफगान के तिरंगे झंडे को कई जगहों पर लगाया गया है। 4 जगहों का आपने नाम लिया और लड़ाइयां कई प्रोविंसेस में चल रही हैं। मतलब क्या है, तालिबान की जो अथॉरिटी थी, जो मॉरल अथॉरिटी थी, वो नहीं है उसके पास। वो चैलेंज हो गई है बुरी तरह से। वहां के लोग खड़े हो गए हैं उनके खिलाफ। कभी भी मोरालिटी की बात तो तालिबान कर ही नहीं पाएगा। और किस तरह से वो शासन करने आ सकता है, सत्ता चलाने के लिए नैतिकता चाहिए, वो उसके पास नहीं है। और दुख की बात यह है कि अमेरिकी आज की तारीख में ऐसा लगता है कि वो तालिबानियों के लिए जगह जमीन बना रहे हैं, एक स्थिति तैयार कर रहे हैं कि आप आइए। और वहां जो अफगानी हैं वो लोकल तरीके से खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तालिबानी को नहीं आने देंगे। यानी कि संजीव, सेना की तरह आम इंसान ने सरेंडर नहीं किया है अभी। बिल्कुल। और देखिए उसका असर भी हमें विभिन्न प्रोविंसेस में दिख रहा है। अफगानिस्तान से भागा जा रहा है अमेरिका, लेकिन आम जनता वहां की, उसने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। और ये इलाके जहां पर इन्होंने जीत दर्ज की है, मैं जैसे पुले हिसार की बात कर रही हूँ, ढेसाले, बानू, पंजशीर की हम बात कर रहे हैं, जलालाबाद की बात कर रहे हैं, ये कितने अहमियत रखते हैं। काबुल में भी विद्रोह है। ये पूरा इलाका जो है फिलहाल तो उत्तर का इलाका है। आप जानती हैं पंजशीर घाटी जो है उत्तर में है और उत्तर में ही ये इलाके हैं। ये इलाके ऐसे इलाके हैं जो तालिबान के लिए कभी भी बहुत आसान नहीं रहे कैप्चर करना। पंजशीर के बारे में तो कहा जाता है कि सोवियत आर्मी भी वहां नहीं चढ़ पाई थी। तालिबान वहां आज तक हमला कर उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाया है। तो बगावत के प्रतीक के तौर पर, तालिबान के खिलाफ जो विरोध और बगावत है उसके प्रतीक के तौर पर अमरुल्लाह सालेह तो वहां है ही, और उसके साथ ही साथ पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद वहां पर तैयार हैं। और उनके आसपास देखिए कितनी जमीन तैयार हो रही है। उन्होंने मदद मांगी है पश्चिमी देशों से और पश्चिम देश भी अब ऐसा लग रहा है परेशान है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और टर्की के इशारे पर तालिबान काम करने लगा है और ऐसे में अमेरिका को परेशानी हो रही है। दूसरी बार लगातार सोमवार के बाद अब शुक्रवार को आपने देखा विपनेश, बोलना पड़ा है बाइडेन को सामने आकर के, विश्वास जलाना पड़ रहा है। सेकंड टाइम उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स धीरे धीरे घटती चली जा रही है। उन्हें चिंता हो रहा है कि ये गलत कदम ले लिया क्या, और ऐसे में जाहिर है जो विरोध महिलाओं का और लोगों का है। ठीक है संजीव, आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया है और ये हम स्टेटमेंट ले भी लेते हैं। अफगानिस्तान में जारी संकट पर अमेरिका का नया बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आईएसआईएस के आतंकी ज्यादा बड़ा खतरा है, जेल से भगाए गए आतंकी हमला कर सकते हैं। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि अगर तालिबान अमेरिकी सेना पर हमला करता है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। सुनिए, ये जो बाइडेन की बड़ी बातें स्टेटमेंट की
कि एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान काबुल में लगातार, और एयरपोर्ट उन्हीं के कब्जे में है। 6000 तकरीबन 6000 अमेरिकी सैनिक वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और साफ तौर पर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर कोई भी कदम तालिबानियों की तरफ से उठाया गया और अगर हमारे सैनिकों पर हमला किया गया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजीव, ये दयनीय स्थिति है अमेरिका की। अमेरिका आज की तारीख में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कमजोर मुल्क है। वो ऐसा मुल्क है जिसे तालिबान के खिलाफ इस तरह के बयान जारी करने पड़ रहे हैं, उसी तालिबान के खिलाफ जिसे 20 साल पहले खदेड़ दिया था अमेरिकियों ने, और सिर्फ 5000 की आर्मी से आज 6000 आर्मी केवल काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए, अपने लिए। वहां देखिए अफगानियों की क्या स्थिति है। आज 7वां दिन है, रविवार को, यानी कि कल 8 दिन हो जाएगा। आज 7वां दिन है, अफगानी बाहर एयरपोर्ट के खड़े हैं। मानवाधिकारों की बात करने वाले अमेरिका के लिए कितनी त्रासदी की बात है विपनेश। बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। सवाल यह है कि क्या टुकड़ों में बट गया है अफगानिस्तान? अगर टुकड़ों में बट गया है तो फिर कैसे आगे बनेगी बात, कैसे बनेगी सरकार? क्योंकि तालिबान अब 2 टुकड़ों में बटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि अफगानिस्तान में अब लोगों ने तालिबान का विरोध शुरू कर दिया है। 3 जिले उनसे छुड़ा लिए हैं, वहां पर उनको परास्त किया है। और इधर अमेरिका की जो चिंता है उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जेएनयू प्रोफेसर हैं और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी तमाम मेहमान आपको दिखाई देंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोविंदर सचदेवा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। साथ ही जमीन अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही जेनिया बहल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट, यूएसए से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आज चाहूंगी संजीव कि चर्चा की शुरुआत आप करें और पहला सवाल आज किससे पूछेंगे? देखिए, ये अपने आप में स्पष्ट है। मैं जेनिया बहल जी के पास जाना चाहूंगा, सीधे अमेरिका, क्योंकि शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि आज की तारीख में अगर इतना बड़ा क्राइसिस अनफोल्ड कर रहा है, अमेरिका की वजह से कर रहा है, सब लोग यही मान रहे हैं। जेनिया जी, ये बताएं कि आखिर वजह क्या है? कमजोर फील कर रहा है अमेरिका? क्या डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है जो बाइडेन साहब पर कि वो इस तरह के गलत कदम अफगानिस्तान में उठा रहे हैं? माइंडसेट है टुवर्ड्स दिस वॉर वो थोड़ा अलग है। ये वॉर बुश ने स्टार्ट करी थी और एक तरीके से बाइडेन खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले कह दिया था कि अगस्त 31 तक हमारे सारे ट्रूप्स हटा देंगे अफगानिस्तान से। लेकिन जिस तरह से ट्रूप्स को अब हटा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं था अमेरिका को कि काबुल इज गोइंग टू टेक ओवर। और अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से जल्दबाजी से वो ट्रूप्स हटा रहे हैं और अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कुछ फोर्सफुल करेंगे अगर तालिबान, तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन तालिबान ने ये कह दिया है कि हम अमेरिकन को वी विल लेट देम लीव अफगानिस्तान। तो लेकिन एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो उन पे बहुत प्रेशर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, मैंने जो डिफिकल्ट डिसीजन लिया है वो कोई और प्रेसिडेंट ना ले, मेरे आगे जो प्रेसिडेंट्स आएंगे, मैं नहीं चाहता कि ये बर्डन उन पे भी पड़े। सो दैट इज व्हाई ही सेड ही इज टेकन अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि अपने जो अमेरिकी सैनिक, जो अमेरिकी जो आर्मी है, उनको विड्रॉ कर ले वहां से। और उसका फायदा अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के जो तालिबान जो है वो उठा रहे हैं, जो ग्रेनेड्स वो छोड़ के जा रहे हैं, जो चॉपर्स वो छोड़ के जा रहे हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट वो छोड़ के जा रहे हैं, तालिबान उसका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका गया किस लिए था अफगानिस्तान? टू फाइट टेररिज्म, एंड नाउ the terrorists are taking advantage of the equipment that America left behind. So it's a very very interesting situation. बिल्कुल बिल्कुल बाइडेन पे बहुत प्रेशर है और दुख की बात उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत बिल्कुल कम अग्रेशन के साथ ये जो उन्होंने एक्शन लिया है, वेरी अनलाइक अमेरिका, वेरी अनलाइक अमेरिकन। हम समझ सकते हैं ये अनलाइक अमेरिका है, और इसको बार बार कहा भी जा रहा है कि अमेरिका का जो अंतरराष्ट्रीयवाद था, इंटरनेशनलिज्म जो वो हमेशा करता था कि कहीं भी मानवाधिकारों की बात हो जाए, कहीं भी कुछ ऐसी बात हो जाए विपनेश, तो वो सीधे चला जाता था, इंटरनेशनल पुलिस बन गया था। आज उसकी वो अथॉरिटी खत्म होती नजर आ रही है। जेनिया हमसे बता भी रही हैं। लेकिन सवाल यही प्रोफेसर सिंह आपसे कि ये जो जखीरे की बात कर रही थी जेनिया हमसे अभी कि इतना आर्म्स छोड़ करके वहां से चले आए, ये जो सारी तैयारियां लड़ाई जो लड़ी जानी थी तालिबान के खिलाफ, उसके लिए अमेरिका ने कर रखी थी, और जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को मदद रसद सब पहुंचाई जा रही थी,
क्या अचानक से छोड़ने का जो फैसला है ये फैक्टरी नहीं किया गया होगा? क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल संजीव, और बिल्कुल। ये सारी चीजें आपने आज तालिबान को दे दी हैं, ये अमेरिकन पॉलिसी की क्या बहुत बड़ी फेलियर नहीं मानी जा सकती है, जिसका कि हरजाना विपनेश आज की तारीख में भुगत रहे हैं आम अफगानी? बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अमिताभ सर, क्या आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूं प्रोफेसर साहब, सुन पा रहा हूं। हाँ। तो 31 अगस्त के बाद नेटो ने कहा था कि वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं थे। अमेरिकी इस हड़बड़ में थे कि कितनी जल्दी वहां से निकल जाए। उन्होंने एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी भी नहीं बनाई, जो कतर में नेगोशिएशन हो रहे थे उसकी भी तैयारी नहीं की। अब उनके ट्रूप्स कंट्रोल कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, 5800 ट्रूप्स उनके कंट्रोल कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये अमेरिकन पॉलिसी की सीधी फेलियर है और इसकी शुरुआत ट्रंप से शुरू हुई है। ये बाइडेन साहब ने उसको इनहेरिट किया है, तो और उसको और एग्रेवेट कर दिया है इस सिचुएशन को यहां पर लाके। 31 अगस्त जो उनका डेडलाइन था उसको भी नेगोशिएबल रखना था, वो कोई आकाश आयरन में बंधा हुआ नहीं था। तो अब इसका हश्र ये होगा आगे चलते चलते कि अभी तालिबान इस पोजीशन में नहीं है कि काबुल को गवर्न कर पाए। जाहिर है, क्योंकि कहा गया था कि शायद 30 दिन से 3 महीने तक लगे। तालिबान जब तक सशक्त होगा, जब तक अपनी अथॉरिटी रिस्टोर करेगा, जैसा आपने कहा मॉरल अथॉरिटी और पॉलिटिकल अथॉरिटी रिस्टोर करेगा, तब तक बात बिगड़ जाएगी। बहुत संभावना है संजीव जी, और ये अंदेशा मैं नहीं, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहां तक हो सकता है कि अमेरिकी आर्मी जो एयरपोर्ट कंट्रोल कर रही है और जो उसके बाहर जो तालिबान एयरपोर्ट में लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, चेक पोस्ट बनाया हुआ है और एयरपोर्ट को खाली करा रहे हैं, उनके बीच भिड़ंत हो सकती है। अमेरिका ने बहुत क्लियरली कहा है कि उसके 80,000 लोग, सिंपथाइजर्स और सिटीजन, या जो ट्रांसलेटर थे या जो जिन्होंने यूएस आर्मी का साथ दिया, उन सबको वो वहां से निकालना चाहते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं एक विरोधाभास बनेगा, एक गतिरोध होगा, और जिस तरह से आर्म टू द टीथ अमेरिकन आर्मी है और आर्म टू द टीथ तालिबान है, ये भिड़ंत की संभावना बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट आएगा संजीव जी जब हम ये देखेंगे कि किसी न किसी तरह अमेरिका को 31 के बाद ट्रूप्स और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट नहीं जाने दे रहे हैं लोगों को, घर घर घुस के उनके सिंपथाइजर्स को खोज रहे हैं। आपने देखा डॉयच वेले की संवाददाता के रिश्तेदारों को मार दिया गया, और इसी तरह से डॉयच वेले नहीं, जितने भी विदेशी पत्रकार हैं जिन्होंने तालिबान का विरोध किया, उनको खोज के निकाला जाएगा। उसके साथ जो तालिबान का विरोध है वो भी बढ़ता जा रहा है, चाहे जलालाबाद हो, चाहे मजार हो, चाहे नॉर्दर्न अलायंस हो। नॉर्दर्न अलायंस को सशक्त करना अमेरिका के लिए मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता चीन और तालिबान की मित्रता बढ़े। जो नॉर्दर्न अलायंस का टेरिटरी अगर आप ध्यान से देखें तो 76 किलोमीटर करीब चाइना से उसका बॉर्डर है, ताजिकिस्तान से बॉर्डर है, और पाक अधिकृत कश्मीर से उसका बॉर्डर मिलता है। तो वो स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है। तो क्या सर जो बाइडेन इसीलिए कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक कोई बड़ा फैसला ले सकता है अमेरिका? बड़ा, देखिए जो बाइडेन को मजबूरी में, मैं बताऊं जो मेरा अंदेशा है और जो मेरा असेसमेंट रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स का, जो बाइडेन को फिर तालिबान पर अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा, और वो बड़ी गंभीर स्थिति होगी। नेटो अभी भी चाह रहा है कि हम एक्सटेंड करें, अमेरिका नहीं चाह रहा था। अब वो एक सप्ताह के बाद 31 अगस्त के लगभग जब स्थिति आ जाएगी तो वो कहेंगे कि हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और वो एक्सटेंड करेंगे भी। एयरपोर्ट नहीं आने देना उनके सिंपथाइजर्स को या उनके ट्रांसलेटर्स को या उनके जो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं आने देंगे तो जाहिर है तालिबान उनको रोक के उनको आहत कर सकता है, उनको मार सकता है, उनके परिवार को मार। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास होगा अमेरिका और तालिबान के बीच, जिससे गतिरोध की स्थिति होगी। और जाहिर है जब गतिरोध होगा तो वायलेंस और जो खून खराबा जो जिसका अंदेशा है कि काबुल में होगा, वो बिल्कुल होगा। और आप देखते रहे 31 अगस्त के आते आते, एक सप्ताह जो उन्होंने डेडलाइन दिया है, इसके आते आते कुछ मूलभूत परिवर्तन होंगे काबुल की जमीनी राजनीति। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि अंदेशा और संजीव सभी को ही है, क्योंकि तेजी के साथ वहां पर हालात बदल रहे हैं।
तो लगातार हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों को आप देख सकते हैं, अफगान में जारी संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल यहां पर है कि बटा बटा तालिबान अफगानिस्तान को क्या संभालेगा और अमेरिका का डर क्या है? अमेरिका क्यों इस तरीके की स्टेटमेंट बार बार दे रहा है? क्या अमेरिका को कोई आतंकी हमले का डर है कि जो बाइडेन का ये दूसरी बार बयान आया है, दूसरी बार स्टेटमेंट आई? ये तस्वीरें आपके सामने। काबुल में कोहराम लगातार जारी है, महिलाओं और बच्चों की स्थिति इस वक्त बहुत बुरी है। अमेरिका आखिर क्यों डरा हुआ है, ये बड़ा सवाल। अब ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार तालिबान को वार्न कर रहा है, इसके पीछे की वजह हम समझना चाह रहे हैं। साथ ही गनी का भाई तालिबानी लगातार वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उनमें अपनी हुकूमत की बात कर रहा है। बरादर देर रात काबुल पहुंच चुका है, वहां पर नेताओं से बात करेगा। खुलेआम हक्कानी ग्रुप भी वहां पर एक्टिव हो चुका है, खुलेआम घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान के लोग हैं उन्होंने मोर्चा संभालते हुए साफ चुनौती दी है, चेतावनी दी है कि बर्बरता यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबानियों की चर्चा भी लगातार जारी है। और सीधे जमीर सर मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले अश्वनी श्रीवास्तव सर के पास मुझे जाना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अश्वनी सर, ये चीज को तो आप भी समझ रहे होंगे कि अभी अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई कि महिलाओं को, अपने बच्चों को कटीले तारों के परे फेंकना पड़ रहा है, जो वहां से निकलना चाह रहा है उनको बंधक बनाया जा रहा है। अभी भी हमारे कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। तो कहीं सर हॉस्टेज जैसी सिचुएशन पैदा ना हो जाए, तो अभी भारत की चिंता सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? किससे बात करें, किससे नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत की सिचुएशन काफी वेट एंड वॉच की है। भारत के 2 प्रिंसिपल हैं कि एक तो सबसे पहले अपने जो लोग हैं उनको सुरक्षित लिया जाए, इसलिए भारत कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा है, कोई भी ना प्रो ना अगेंस्ट तालिबान या अमेरिका, क्योंकि बहुत ही नाजुक स्थिति। देखो 2-3 बातें हैं। भारत ने $3 बिलियन करीब पैसा खर्च करके वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, डैम बनाए हैं, पार्लियामेंट हाउस बनाया है, उसके बाद हॉस्पिटल बनाए हैं, उसके बाद आपके ब्रिजेज, रोड, रेलवे ट्रैक। अभी हमारे 37 प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसके अंदर कम से कम 1700 इंजीनियर और टेक्नीशियन काम कर रहे थे। वो अभी तक वापस नहीं आ पाए, उनकी तो गिनती हुई नहीं है। और वो काबुल में नहीं है, वो पूरे अफगानिस्तान में, उनको पहले काबुल लाना और फिर यहां से काबुल से भारत में लाना। और इसके साथ साथ 400 के करीब जो हमारे दूसरे कॉन्सुलेट में फंसे हुए थे, जलालाबाद, हैरत, उनको अभी काबुल की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और इतने में तालिबान जिस प्रकार से एक कार्रवाई कर रहा था वो उसमें भी फर्क पड़ गया। मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई है कि ये 3 से 4 लाख हथियार जो तालिबान के साथ पड़ गए हैं वो एक खतरे की निशानी है। याद रखो M16 जो लेटेस्ट नेटो वेपन है वो अमेरिका ने कहीं ना कहीं तालिबान को दिए गए थे और वो तालिबान के हाथ में पड़ गए हैं। उसमें नाइट गॉगल्स भी, आर्टिलरी गन्स भी हैं, एयर डिफेंस वेपन भी है, लाइट मशीन गन भी है, मीडियम मशीन गन है। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं 1979-80 में जब सोवियत यूनियन यहां से विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, तो उस टाइम जो स्टिंगर मिसाइल थी जिसको एयरक्राफ्ट से गिरा सकते हो, वो मिसाइलें भी भारत के जम्मू और कश्मीर में आ गई थी। तो अब ऐसा डर लग रहा है ये आधुनिक हथियार कहीं भारत की तरफ ना आ जाए, जम्मू और कश्मीर की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा डर है। और एक दूसरी बात, मुझे ये भी डर बहुत सता रहा है कि कुछ हथियार ये पाकिस्तान को भी दिए जा सकते हैं। 177 एयरक्राफ्ट है, ब्लैक हॉक एयरक्राफ्ट जो लेटेस्ट नेटो को दिया है 27, वो तो करीब 1-2 महीना पहले ही दिए थे। तो मुझे लगता है अमेरिका ने कोई सोच विचार नहीं किया, जो विड्रॉल प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, वो नहीं लगता कि ये सुपर पावर है। ये इसने तो एकदम तालिबान की एप्रिसिएशन भी ठीक नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक इसका बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करेगा आने वाले। शिवाज साहब रोक रहा हूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रेज किया है कि जो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल में आने वाले साजो सामान वो आज की तारीख में तालिबानियों के पास है और तालिबानी उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। हम पाकिस्तान में अपने साथी जर्नलिस्ट के पास चलेंगे, जमीर अली डिटो साहब हैं और आप खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ रहे हैं जो माना जाता है पश्तूनों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। अब सवाल यहां यह उठता है कि तालिबान क्या कर रहा है, दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। पर जमीर साहब, पाकिस्तान आज उस तालिबान का हाथ थामे हुए है जिस तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि उसने मानवाधिकारों के लिए, अगर ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे कोई गलत कर सकता है तो उसने किया है। जिस तरह से औरतों और बच्चों की स्थिति वहां पर है, पाकिस्तान आखिर ऐसे तालिबान का हाथ थामता क्यों दिखना चाहता है?
देखें, ये एक गलत तासुर है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में सारे ही लोग तालिबान का हाथ थामना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक हिस्सा ऐसा ज़रूर है जो कि तालिबान की सोच या इस तरह की सोच की हिमायत करता है, उसको सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान के सारे लोग इस हवाले से परेशान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान या उससे पहले जितनी भी इस तरह की कुव्वतें थी और ये सारी जो आलमी जंगें लड़ी गई हैं अफगानिस्तान में, उसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पे पड़ा है और पाकिस्तान ने इसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है। सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हजारों लोग पाकिस्तान के मारे गए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं। और दहशतगर्दाना सोच या इस तरह की जो इंतहा पसंदाना सोच है, ये इंतहाई खतरनाक है, ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि उन मुसलमान मुआशरों के लिए भी जहां पर इस वक्त आज़ादी है, सिविलाइजेशन है। तो हम तालिबान की या तालिबानाइजेशन की जो सोच है उसके हामी कतई तौर पे नहीं है और हमें इस पे शदीद तशवीश है कि जिस तरह से इस वक्त ये ट्रांजैक्शन पीरियड है, ये जब खत्म होगा तो उसके असरात किस तरह से पड़ेंगे पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं कि आप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से बोल रहे हैं जमीर साहब, वहां पर यह क्यों कहा जाता है कि तालिबान सबसे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? वो एक तरह से सेफ हेवन है और उस पार और इस पार की जो सीमा रेखा है, ड्यूरन लाइन, उसको माना नहीं जाता है। तालिबानियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा आखिर स्वर्ग या हेवन क्यों माना जाता है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा तालिबान के लिए कोई एक दिहाई पहले यकीनी तौर पे सेफ हेवन माना जाता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो मुजाहरा हुआ है तालिबान के खिलाफ वो पेशावर में हुआ है और तालिबान के खिलाफ शदीद नफरत का इजहार किया गया है, जिसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि जो अफगानिस्तान का झंडा है उसको बुनियाद बनाकर एहतजाज किया गया है। लेकिन असल बात यह कि इस सोच की मुखालफत है अब पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान समेत। नहीं जमीर साहब, अगर ऐसा होता तो इमरान खान भारत की तरह की स्टेटमेंट जारी करते कि इस तालिबान का हम साथ नहीं देंगे जो बच्चों और महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, वहां पर इस तरीके से आतंकियों को रिहा कर दिया गया। ये ना सिर्फ अदर कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है। इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। अगर ऐसा था, पाकिस्तान अगर ऐसा सोचता है कि दहशतगर्दों का साथ नहीं देगा तो एक स्टेटमेंट जारी की जा सकती थी, लेकिन चुपचाप बैठे हैं इमरान साहब। मैं लौट रही हूं सचदेवा सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अमेरिका का डर समझना चाह रही हूं। 2 बार ये जैसी स्टेटमेंट दी है जो बाइडन ने, और वो क्यों कह रहे हैं ये कि जो आतंकी रिहा हुए हैं अफगानिस्तान की जेल से वो बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या अमेरिका को डर है कि 9/11 जैसा कुछ दोबारा ना हो जाए? 2 बातें। अमेरिका को कोई खास डर नहीं है, पर यस जो बाइडन ने कहा है और अगर हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं, वार्न कर रहे हैं तालिबान को, मतलब ये अमेरिका के लिए ना एक लाइफ इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में केबल एयरपोर्ट पे जो मेस हो रखा है, अगर उसमें कुछ भगदड़ मर जाती है और कुछ अमेरिकन सोल्जर्स मर जाते हैं, एक भी, आप देखिएगा अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्टॉर्म आ जाएगा कि अब तो क्या करें। सो द बेसिक पॉइंट इज अमेरिका को एक अपने सिटीजन का प्रोटेक्शन का है और बाइडन अगर कुछ हो गया तो बाइडन की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट और ज्यादा हो जाएगी। बिग पिक्चर में ये प्रश्न है। दूसरी बात 9/11, नहीं, अमेरिका को 9/11 का खास खतरा नहीं है। अमेरिका को अपने देश के अंदर, क्योंकि इसी अमेरिका इतने मीलों मीलों दूर समुद्र के पार है और वहां अमेरिका ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी बहुत इंप्रूव कर ली है, राइट। तो अमेरिका के अंदर 9/11 जैसा होना चांस कम है किसी बाहर के एक्सट्रीमिस्ट से। अमेरिका के अंदर ही कोई ऑलरेडी हो, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, कुछ कर दे, वो बात अलग है। बट यस, अमेरिका को दूसरा डर ये है कि जो जहां उसकी वीकनेस है, या वेस्ट की हम कहें कि वेस्ट यूरोप में कुछ 9/11 जैसे इंसिडेंट हो सकते हैं, नो डाउट। अमेरिकन एम्बेसीज जो दूसरे देशों में, उनके खिलाफ कुछ हो सकता है, क्योंकि जब जिहाद, देखिए तालिबान की विक्ट्री इज नॉट ओनली मिलिट्री विक्ट्री इन अफगानिस्तान, ये तो दुनिया भर को वर्ल्ड वाइड जिहाद को इंस्पायर करने वाली विक्ट्री भी है, राइट। कहीं भी कोई बैठा है तो उनको ये है कि देखिए जिहाद कैन सक्सीड और शारिया लॉ तक ला सकते हैं हम। तो अमेरिका का एंगल ये 2 बात मैं कहूंगा। तीसरी बात, अभी जो बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर रिवोल्ट, तालिबान को मुश्किलें, हाँ होंगी। देखिए ये अभी एक अनार्की का पीरियड है, और बट हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो पंजशीर में, जैसे मान लीजिए साले जो वाइस प्रेसिडेंट थे, कि ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे। आप मुझे बताइए, ये तो अफगान नेशनल गवर्नमेंट के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे,
इनके अंदर 3 लाख कहने को जो भी अफगान सोल्जर्स थे। तो जब ये काबुल में बैठ के सरकार में थे और ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब जब सारा तालिबान, आधे से ज्यादा अफगानिस्तान इज अंडर तालिबान, तो ये क्या कर पाएंगे? बट यस, ये वो कर पाएंगे जो संजीव जी और आप भी कह रही हैं। ये बात लोकल है अफगानिस्तान में, कुछ प्रोविंसेस होंगी या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहां पे तालिबान नहीं घुस पाएंगे। उसके अलावा आई थिंक अभी की तारीख में 60, 70, 80% तक शायद अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में। बिल्कुल सचदेवा साहब, ये आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। शायद ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सचदेवा साहब समझना कि तालिबान सत्ता के लिए लड़ाई जब लड़ता है उस वक्त एक मिशन सा होता है, लेकिन जब तालिबान को सत्ता हासिल हो जाती है तो आज देखिए 7वां दिन है, कल 8 दिन हो जाएंगे। रविवार को उन्होंने काबुल में प्रवेश किया था। एक सरकार के गठन की कोई गुंजाइश वहां नजर नहीं आती है। अब ऐसे में जेनिया, आपसे ये समझना चाहूंगा कि तालिबान के अपने नेताओं के बीच एक अफरा तफरी है। इसमें हम पा रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो काबुल को कंट्रोल कर रहा है और खासतौर पर खलील हक्कानी वहां का पुलिस प्रमुख जैसा बन गया है। वो पुलिस जिसके ऊपर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है, वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है यूएन का। आपको लगता नहीं है कि जब हक्कानी आएगा तो फिर जाहिर है अल-कायदा आएगा? दोनों के संबंध इतने अच्छे हैं और ऐसे फिर अमेरिका को भी खतरा है। देखिए, अमेरिका, जो अभी मेरे से पहले जो सर ने बोला कि डर अमेरिका को नहीं है, अगर हमें डर होता तो हम अपनी मिलिट्री क्यों विड्रॉ करते? हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन डर नहीं है अमेरिका को। अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया है, हमारे प्रेसिडेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि हम मिलिट्री विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि जिस मकसद से हम गए थे अफगानिस्तान वो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने। लेकिन अब आतंकवाद का थ्रेट सिर्फ अफगानिस्तान या इराक में ही नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में ही है। There are so many different terrorist groups that we need to fight, not just in Afghanistan. तो इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी है, वी हैव अ सेपरेट पेंटागन बजट, कि कोई इंटरनल थ्रेट ऐसी हो, कोई इमिग्रेशन की थ्रेट हो या ऐसी कुछ हो, अगर इंटरनल टेररिज्म किसी भी तरह का होता है, इट विल बी टैकल्ड विद गिवन आवर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका डरा हुआ है। जिस तरह से ये सब सिचुएशन हैंडल की गई है वो थोड़ी सरप्राइजिंग है, बिकॉज ऐसे एकदम से इवैक्यूएट करना पड़ा इतने लोगों को एक साथ। ये पूरी दुनिया को आप एकदम जो बातें आप कह रही हैं जेनिया, ये शायद हम सबों की भावना को आप शब्द दे रही हैं कि इस तरह से विड्रॉल। समय कम है, छोटे छोटे रिएक्शन लेना चाहूंगा। प्रोफेसर सिंह, आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तालिबान के भीतर का जो सत्ता संघर्ष है उसे समझना बहुत जरूरी है। अब जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है उसकी बातें जब हम करते हैं तो फिर एक तरफ मुल्ला बरादर है, मुल्ला बरादर जो कि बहुत ज्यादा आईएसआई के करीब रही है। अखुंज़ादा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कराची में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल होता है। तो क्या होने जा रहा है वहां? कौन कंट्रोल करेगा? कैसी स्थिति बनेगी? देखिए, जो तालिबान की हायरार्की है, सर एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रही हूं, बस एक मिनट। ये बड़ी खबर आ गई है हिज़्ब इस्लामी के, आप देख रहे हैं काबुल में तालिबान सरकार के गठन पर बातचीत जल्द होगी। ये बड़ी खबर, पूर्व नेताओं और तालिबान के बीच बातचीत होगी। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। तालिबानी प्रमुख नेताओं के काबुल पहुंचने के बाद ये बात की जाएगी। संजीव, यही बात जो अभी हम कर रहे थे कि अब मुल्ला बरादर पहुंच गया है वहां, उस तरफ अखुंज़ादा को पहुंचना बाकी है। अखुंज़ादा आईएसआई के ज्यादा करीब है। आईएसआई अगर वहां मजबूत होता है तो भारत के लिए कैसे प्ले आउट करेगा? प्रोफेसर सिंह जल्दी से सर, एक दो लाइन में आपका रिएक्शन चाहूंगी। अखुंज़ादा सबसे ऊपर है। अहमद जो दूसरे व्यक्ति हैं, जैसे हक्कानी नेटवर्क के हक्कानी साहब हैं, वो नॉर्थ तालिबान या नॉर्थ अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह जितने भी उसकी हायरार्की है उसमें मुल्ला बरादर सबसे इंपॉर्टेंट फेस रहेंगे। जैसे मुल्ला उमर पहले थे, चेहरे दिखता नहीं था, सामने आते नहीं थे, लेकिन वो कंट्रोल करते थे। अखुंज़ादा कंट्रोल करेंगे, मुल्ला बरादर उसके फेस होंगे। हक्कानी, खलील हक्कानी नॉर्थ अफगानिस्तान देखेंगे। जो मुल्ला उमर के बेटे हैं वो साउथ अफगानिस्तान और वेस्ट अफगानिस्तान देखेंगे। तो इन्होंने अपना डिवाइड कर लिया है टेरिटरी। जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट कर दी जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक, 1 महीने तक वहां शांति होगी। मुल्ला बरादर के नेतृत्व को फेस होंगे। तालिबान का असली चेहरा, और सर हक्कानी नेटवर्क को सुरक्षा की जिम्मेदारी काबुल की सौंपी गई है। ये अभी की इस वक्त की बड़ी खबर है। संजीव, वक्त नहीं है लेकिन ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती थी क्योंकि कई बड़े सवाल हैं
और तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर, हक्कानी नेटवर्क को काबुल की जिम्मेदारी सौंपना, संजीव कैसे देख रहे हैं? एक लाइन में ये तो आपका आप रिएक्शन। बस यही आप समझ लीजिए कि जो लूटने वाले हैं उन्हीं को दे दिया गया है सुरक्षा की जिम्मेदारी। अब आप सोचिए कि अफगानिस्तान का क्या होगा। और साथ ही संजीव ये भी सवाल है कि जब तक कुछ तस्वीर में एक जैसा नहीं दिखता है तब तक तो ये सवाल रहेगा कि बटा बटा तालिबान क्या अफगानिस्तान के 2 हिस्से भी करा सकता है? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज के लिए मुझे और संजीव को दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।